आज मैं आपको बता रही हूँ बैंकों के महत्व के बारे में। पिछले लेक्चर में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने समय समय पे जो लेक्चर्स दिए हैं वो अपने बैंक क्या है, बैंक का मीनिंग, बैंक की डेफिनेशन, कैसे हम उनको लिखते हैं, डेफिनेशन के बाद में कैसे हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से बैंक की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दी गई है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि वाणिज्य बैंकों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है और वाणिज्य बैंक और सामान्य बैंक में क्या अंतर होता है। तो दो प्रकार के हमने वाणिज्य बैंक पढ़े थे, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कॉमर्शियल बैंक के कार्य क्या है, कैसे कैसे कॉमर्शियल बैंक कार्य करती है। इसमें बेसिकली हमने 5 पॉइंट्स पर डिस्कस किया, जो हमारा निम्न प्रकार था: प्राथमिक या परंपरागत कार्य, दूसरा था अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, तीसरा सामान्य उपयोगी सेवाएं, चौथा विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था और पांचवा साख निर्माण का कार्य। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार एक बैंक हमारे अलग अलग रूप में हमारे कार्य करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा कि बैंकों का महत्व, या हम ये कह दें कि आर्थिक विकास में बैंकों की क्या भूमिका है, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक मेरा मेन है वो है बैंकों का महत्व। देखो, आधुनिक युग में या आज के युग में आर्थिक विकास की दृष्टि से बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है और सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, बैंकों की नितांत या अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में बिना रक्त वाहिनी के हमारा शरीर का कोई फंक्शन कार्य नहीं कर सकता, इसी प्रकार बैंक भी शरीर रूपी अर्थव्यवस्था में अर्ध रक्त वाहिनी नाड़ियों की भांति कार्य करते हैं। जिस प्रकार रक्त वाहिनी नाड़ियाँ सारे शरीर में रक्त पहुंचाकर उसे स्वस्थ, सबल और सक्रिय रखती है, उसी प्रकार बैंक भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्त का संचार करके उसे सक्रिय, सबल और विकसित करते हैं। यानी हम इसको और सरल वे में हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे शरीर में हमारे हर जो हमारी छोटी छोटी वेन्स और आर्टरीज़ होती हैं, यानी शिरा और धमनियाँ जो होती हैं, वो अलग अलग हमारे शरीर के भागों में रक्त पहुंचाती है। रक्त पहुंचने से हमारा शरीर स्वस्थ, सबल और सक्रिय बनता है। इसी प्रकार बैंक भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्त का संचार करती है, उसे सक्रिय, सबल और विकसित करते हैं। बैंकिंग क्रियाओं के अभाव में आर्थिक विकास का मार्ग रुक जाता है, यानी आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए बैंकिंग व्यवस्था को आर्थिक जगत का प्राण कहा जाता है। यानी हम ये कहें कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था या बैंकिंग व्यवस्था का जो प्राण है वो है बैंक है। यानी बैंकों के बिना ना तो हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छे से चल सकती, आर्थिक विकास का मार्ग रुक जाएगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्त का संचार रुक जाएगा। किसी भी देश का उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे आदि सभी बैंकिंग विकास पर निर्भर करते हैं। बैंकों के बिना आर्थिक विकास केवल एक कल्पना सी लगती है, यानी हो ही नहीं सकता। बैंकों के बिना आर्थिक विकास संभव ही नहीं है। इसके साथ साथ मैं बैंकों के प्रमुख लाभ और महत्व जो कि निम्नलिखित हैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। पहला पॉइंट है मेरा बचतों को प्रोत्साहन, यानी प्रमोशन ऑफ सेविंग्स, कि किस तरह से हमारी बचत की आदत को बढ़ाने में या प्रोत्साहित करने में बैंक कार्य करते हैं। बैंक समाज में बचत की आदत को प्रोत्साहित करते हैं। बैंक छोटी छोटी बचत को, जो कि हमने कार्य में पढ़ भी चुके हैं कि किस तरह से हमारी सेविंग्स को बैंक कलेक्ट करती है। बैंक छोटी छोटी बचतों को संग्रहित कर उन पर ब्याज देती है और ब्याज के प्रलोभन से हम बचत अपने घर में ना रखकर बैंक में रखते हैं और बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे अपव्यय पर नियंत्रण लगता है और बैंक छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके उद्योग और व्यापार के लिए वित्त प्रदान करते हैं, यानी जिससे कि आगे उद्योग और व्यापार भी फाइनेंस की कमी की वजह से बंद ना हो, वो भी अपने कंटिन्यू चलते रहें। दूसरा पॉइंट है मेरा पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन, यानी किस तरह से पूंजी निर्माण को बैंक के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। बैंक छोटी छोटी और बिखरी हुई बचतों को एकत्रित करके उद्योगपतियों और व्यापारियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
बैंक अपनी जमाओं में वृद्धि करके साख सृजन करते हैं, यानी उपभोक्ता से या जो कस्टमर है उससे बैंक उसकी जमा ले लेती है और उस जमा पर बैंक ऋण या साख प्रोवाइड कराती है, साख सृजन करते हैं। यह साख एवं वित्त उद्योगों के लिए पूंजी का काम करता है। बैंक बेकार पड़े हुए और बिखरे हुए धन को एकत्रित कर उसे उत्पादन कार्यों में लगा देती है, जिससे कि पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। यानी जो ये साख बैंक हमें देती है या उद्योगों को देती है, उससे बेसिकली उद्योगों के लिए वो पूंजी का काम करता है, और जो अननेसेसरी जो धन पड़ा हुआ है उसको एकत्रित करके उद्योगों को उत्पादन कार्यों में लगाती है, जिससे कि पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यापार व उद्योगों के लिए वित्त प्रबंध, फाइनेंसिंग फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। बैंक उद्योग व व्यापारिक कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। आधुनिक युग में उद्योग और व्यापार में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। बिना पूंजी के इनका संचालन संभव नहीं है। बैंक जनता के अतिरिक्त धन को एकत्रित करती है और उद्योग और व्यापारिक बैंकों को उद्योग और व्यापारिक कार्यों के लिए इस धन को उधार पर देती है। इससे समाज का अतिरिक्त धन उत्पादन कार्यों में लग जाता है, उद्योगपति और व्यापारियों को पर्याप्त वित्त मिल जाता है और बचतकर्ताओं को उचित ब्याज भी मिल जाता है। यानी आधुनिक युग की यदि हम बात करें तो उद्योग और व्यापार में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और बिना पूंजी के इनका संचालन संभव नहीं है। तो बैंक जनता से जो अतिरिक्त धन को एकत्रित करती है वो उद्योगों को व्यापारिक कार्यों के लिए उधार दे देती है। इससे समाज का अतिरिक्त धन उत्पादन कार्यों में लग जाता है, उद्योगपति और व्यापारियों को पर्याप्त वित्त मिल जाता है और बचतकर्ताओं को उचित ब्याज मिल जाता है। चौथा पॉइंट है पूंजी की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। हम इस पॉइंट पे ये क्लियर करते हैं कि बेसिकली जो कैपिटल है यदि लगातार वो चल रही है, गतिशील है, तो उसका मतलब ज़्यादा महत्व हमें मिल सकता है, ज़्यादा फंक्शनल मिल सकता है, ज़्यादा प्रतिफल मिल सकता है। कैसे? बैंक पूंजी को गतिशीलता प्रदान करते हैं। कोई भी पूंजीपति अपनी पूंजी ऐसे कार्यों में लगाना चाहता है जहां जोखिम कम हो और प्रतिफल अधिक मिले। बैंक पूंजी की पूरी सुरक्षा के साथ उचित प्रतिफल भी देते हैं। इससे पूंजी कम उपयोगी स्थान से हटकर अधिक उपयोगी एवं उत्पादक कार्यों में लगती है। इससे उत्पादन, रोजगार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यानी कोई भी व्यक्ति, पूंजीपति भी नहीं कहें तो कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी या अपना धन उस जगह लगाना चाहता है जहां उसकी रिस्क कम हो, रिटर्न्स ज़्यादा मिले। तो बैंक एक ऐसी जगह है जहां हमारी रिस्क कम होती है और रिटर्न अच्छा मिलता है। इससे पूंजी कम उपयोगी स्थान से हटकर अधिक उपयोगी और उत्पादक कार्यों में लगती है और ऑटोमेटिकली इससे सर्किल बनता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट से नेशनल इनकम बढ़ेगी और कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। पांचवा पॉइंट है हमारा मुद्रा प्रणाली में लोचता और कीमत स्थायित्व, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी सिस्टम एंड प्राइस स्टेबिलिटी। कि जो हमारी मॉनेटरी सिस्टम है उसमें फ्लेक्सिबल रहता है और प्राइस भी एक बनी रहती है, उसमें बार बार चेंजेस नहीं होते। बैंक साख का निर्माण करते हैं अर्थात ऋण का निर्माण करते हैं। इससे मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। मुद्रा की पूर्ति और मांग में संतुलन स्थापित होने से कीमतों में भी स्थायित्व बना रहता है और इस प्रकार बैंक मुद्रा प्रणाली में लोचता प्रदान करके कीमत स्थायित्व में सहयोग देते हैं। यानी जो साख देते हैं बैंक, उसके माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को आवश्यकता अनुसार साख के माध्यम से कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बैठा सकते हैं या रख सकते हैं। इससे प्राइस स्टेबिलिटी की बना रहेगा और इससे लोचता प्रदान करने से बहुत फ़ायदा आगे मिलता है। छठा पॉइंट है हमारा मुद्रा भेजने की सुविधा, रेमिटेंस फैसिलिटीज़। बैंक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में भी सहायता करते हैं। इससे जोखिम और व्यय में कमी आती है। सातवां पॉइंट है राजकीय वित्त की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। बैंक सरकारी ऋणों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एक तो बैंक किसको दे रहा है, उद्योगपतियों और व्यापारी को दे रहा है, लेकिन साथ साथ में किसको दे रहा है, बैंक सरकारी ऋणों की भी व्यवस्था बैंक के माध्यम से की जाती है। आवश्यकता होने पर ये सरकार को वित्तीय परामर्श और वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं।
बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में काम में ले सकती है। इस प्रकार बैंक सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था भी करते हैं। 8वां पॉइंट है बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास। बैंकों के कारण जन सामान्य में बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास हुआ है। अब जनता आपसी लेन देन में धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा का प्रयोग न कर साख मुद्रा का प्रयोग करने लगी है। इससे विधिग्रह मुद्रा की आवश्यकता कम हो गई है। बहुमूल्य धातु के सिक्कों के चलन में न रहने से धातु की गिसावट से होने वाली हानि पर भी नियंत्रण लगा है। इस पॉइंट में या प्रमोशन ऑफ बैंकिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि आज के युग की यदि हम बात करें तो आपसी लेन देन हमारे सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन एटीएम के माध्यम से, यानी पेपर वर्क या बैंकों में जाने की वजह से जो हमें प्रॉब्लम होती थी वो सारी हम ख़त्म हो गई है। ये यूँ कहने की साख मुद्रा हमारी ज़्यादा प्रयोग में आने लग गई है। 9वां पॉइंट है हमारा प्रतिनिधित्व और परामर्शदाता, रिप्रेजेंटेटिव एंड एडवाइज़र। बैंक की क्रियाएं उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी होती है। बैंक उनके प्रतिनिधि एवं परामर्शदाता का काम कर उन्हें सस्ती सेवाएं प्रदान करते हैं। इससे उद्योगपतियों और व्यापारियों के समय और श्रम की बचत होती है। यानी बैंक या उसके रिप्रेजेंटेटिव या एडवाइज़र जो होते हैं वो उनका काम करते हैं उद्योगपतियों और व्यापारियों का, उनको सस्ती सेवाएं बहुत कम शुल्क लेकर सस्ती सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे कि उद्योगपति और व्यापारियों के समय और लेबर की बचत हो जाती है। 10वां पॉइंट है हमारा रोजगार में वृद्धि। बैंकिंग क्रियाओं के विकास से औद्योगिक और व्यापारिक क्रियाओं का विस्तार हुआ है। बैंकों ने आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उद्योग, व्यापार, बैंकिंग सेवाओं आदि के विस्तार से रोजगार बढ़ा है। और नेचुरल सी बात है कि जब रोजगार बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है तो पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। 11वां पॉइंट है हमारा अन्य लाभ। जितने 10 पॉइंट हमने पढ़ा उसके अलावा भी बैंक ग्राहकों के धन को सुरक्षित रखने के लिए और भी बहुत सारे काम करती है। जैसे ग्राहकों के धन को सुरक्षित करने के लिए लॉकर्स की सुविधाएं बैंक प्रोवाइड करती है। बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न व्यक्तियों की साख और आर्थिक स्थिति की सही सूचना देकर निर्णय को सही दिशा प्रदान करती है। बैंक बिलों की स्वीकृति और कटौती की सुविधाएं देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक यात्री चेक जारी करके धन को यात्रा में साथ ले जाने के जोखिम से छुटकारा मिलाते हैं। बैंक ग्राहकों के साख पत्रों का संग्रह भी करते हैं और उनकी ओर से भुगतान भी देते हैं और भुगतान प्राप्त भी करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बैंकों का महत्व आज के आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा है, या आर्थिक विकास की दृष्टि से बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। निष्कर्ष के रूप में अब हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में बैंकों के बिना उद्योग और व्यापार की क्रियाएं सीमित और नियंत्रित हो जाएगी, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे और सारी अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाएगी। अतः बैंक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी जितना अभी हमने पढ़ा है उसके आधार पर ये मैं कह सकते हैं कि बैंकों का महत्व आज के युग में आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस प्रकार हमने बैंकों का महत्व पढ़ा। उसके बाद कल हम जो पढ़ेंगे या आगे का जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वाणिज्य बैंक कितने तरह के होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बैंक के प्रकार होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, क्या इसमें आता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है।